हाँ जी, तो हम एक न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट करने लगे हैं फॉर द एग्ज़ाम ऑफ पंजाब लेक्चरर कॉमर्स, जो उम्मीद है 2024 में होगा। 2024 में फॉर्म्स आएंगे। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ, आपको सिलेबस पता है कि जो अकाउंट है, एक तो इसमें अकाउंट आएगी हमारे, और एक बिजनेस स्टडी आएगी, और इसमें इकोनॉमिक्स देखने को हमें मिलेगी। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स जो आएगा वो +1 का आएगा, +2 का आएगा, और कुछ पार्ट उसका बीकॉम का भी आएगा। घबराना नहीं है, बीकॉम का जो कुछ पार्ट ही आएगा। अगर बिजनेस स्टडी की मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडी में जो क्लास 11th है उसके पहले 7 चैप्टर या 6 चैप्टर आप करने हैं। क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडी है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में हमें +1 की और +2 की इकोनॉमिक्स आएगी। जो CBSE के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स उनके लिए बीकॉम की भी हो जाएगी, क्योंकि स्क्यूनेस वगैरह हमें पढ़ना पड़ेगा। स्क्यूनेस वगैरह बीकॉम में होता है, +1 में नहीं होता CBSE में। ठीक है, तो +1 की +2 की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, और कुछ पार्ट अगर बीकॉम का भी पढ़ेंगे हम, स्क्यूनेस वगैरह, क्योंकि CBSE में वो +1 में नहीं होता। ठीक है जी। अगर मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो सबसे पहले जो हमने कवर करना है, सबसे पहले हम जो अपनी तैयारी में कवर करेंगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक पार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अपने दिमाग में सेट रख लेना बात, कि आपको अकाउंट्स बनाने आते हैं, आपको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ आता है, आपको शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर के अकाउंट बनाने आते हैं, सब कुछ आती है, जनरल एंट्री वगैरह। बट वो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज आपको पता है वहाँ पे थ्योरी आनी है। थ्योरी इम्पोर्टेंट है, बस थ्योरी ही आनी है, ये सोचो। न्यूमेरिकल जो आएगा वो बड़ा ही, उसकी जो रेशियो है बड़ी कम है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स, हमें लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन आ गया। ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन कैलकुलेट करना हमें आ गया, तो हमें स्टैटिस्टिक आ गई। भाई वहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे निकलवा के नहीं पूछेंगे वो, उन्होंने थ्योरी पूछनी है, थ्योरी से MCQ बनेंगे। तो हमें जो है ज़्यादा फोकस जो करना है वो थ्योरी पे करना है। न्यूमेरिकल तो कोई भी कर देगा, सारा फोकस हमें किस पे करना है? थ्योरी पे। ठीक है, तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक कवर करेंगे। और स्टैटिस्टिक में अगर देखो तो स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नीड, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, ये सिलेबस की ही PDF है, वहीं से निकाली मैंने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, और इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक का मीनिंग पे आ जाता हूँ कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग अगर एक सिंगल लाइन में लिखना हो तो ये लिखेंगे, द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन is known as स्टैटिस्टिक तो यहाँ पे लिखा है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट किसका? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है? नंबर्स, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर पाते हैं, 1 2 3। क्लियर है? इन नंबर्स का जब हम कोई सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 10 8 5, तो भाई ये 10 8 5 कोई स्टैटिस्टिक नहीं है। ये क्या शो कर रहे हैं? 10 8 5 कुछ शो कर रहे हैं? कुछ नहीं शो कर रहे, कुछ भी नहीं शो कर रहे 10 8 5। ठीक है, अगर मैं इनके आगे लिख दूं मार्क्स,
और ये सब्जेक्ट लिख दो इंग्लिश, मैथ, एसएसटी। क्लियर है? अब ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जिस बच्चे के भी मार्क्स हैं वो इंग्लिश में बड़ा तेज है, मैथ में वो सेकंड आता है और एसएसटी में वो बड़ा कमज़ोर है। तो एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम। जब किसी नंबर से उसका कुछ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करने के बाद हम कोई कंक्लूजन निकाल पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। अगर सिंगल नंबर्स लिखे हुए ऐसे लिखे हुए 20, 18, तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये नथिंग, कुछ नहीं शो कर रहे, तो हम इसको स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो आज से तुम स्टैटिस्टिक किसको कहोगे? नंबर्स को कहोगे। और कौन से नंबर? जिनका कोई सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हुआ हो, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक कहेंगे। ओनली नंबर्स लिखे उनको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक कहां से डिराइव्ड हुआ? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टेटस से डिराइव्ड हुआ। याद रखना, ये एमसीक्यू बड़ी बार आता है कि स्टैटिस्टिक जो डिराइव्ड हुआ वो ग्रीक वर्ड से हुआ, लैटिन से हुआ, या कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ? तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और लैटिन वर्ड में भी कौन सा वर्ड? स्टेटस। जिसका मीनिंग क्या है? स्टेटस का मीनिंग क्या है? जिसका क्या मीनिंग है? जिसका पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट, ये इसका मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इसका मीनिंग है, पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है कि भाई जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है, चलो लैटिन वर्ड से, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो किंग वगैरह होते थे ना, जो राजा वगैरह होते थे, वो इस स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ करते थे। वो किस लिए इस स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ करते थे? वो इंफॉर्मेशन पता करते थे कि भाई हमारे पास लैंड कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लैंड है। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो क्या करते थे? स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ करते थे। क्लियर है? तभी ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट, क्योंकि ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है ना। किंग पॉलिटिकल ही होता था, पॉलिटिक्स में होता था किंग। तो इसी वजह से स्टैटिस्टिक जो वर्ड था वो यूज़ करता था किंग। ठीक है, और वो लैंड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये वर्ड यूज़ करता था। ठीक है जी। तो बस हमें याद क्या करना है? हमें बस इतना याद रखना है कि स्टैटिस्टिक जो वर्ड यूज ड्राइव्ड हुआ वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ? भाई ग्रीक वर्ड से तो नहीं हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से। और जो वर्ड था वो क्या था? स्टेटस था, और जिसका मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। हमें बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है? अच्छा जी, आगे आ जाओ। स्टैटिस्टिक को फर्दर हम पढ़ेंगे, इनके मीनिंग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक का जो मीनिंग है ना, वो इन्होंने फर्दर दो तरीकों से बताया है, दो पार्ट्स में इन्होंने बताया। एक है प्लूरल सेंस, एक है प्लूरल सेंस, और एक है सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक का जो मीनिंग है वो दो सेंस में इन्होंने बताया, एक है प्लूरल सेंस और एक है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस की अगर मैं बात करूं तो प्लूरल सेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डाटा। अच्छा, डाटा की अगर मैं बात करूं, डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अगर तुम्हें मैंने कहा ये तुम हो, ठीक है, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया हुआ है, और मैंने तुम्हें कहा कि अपने एरिया के लोगों की इनकम पता करके आओ कि तुम्हारे एरिया में लोगों की क्या इनकम है। तुमने लिखा ए की इतनी इनकम है, बी की इतनी इनकम है, सी की इतनी इनकम है, डी की इतनी इतनी इनकम है। तुम ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने क्या कर ली? कलेक्ट कर ली। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तुमने, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी इनकम, इसकी इतनी इनकम, तो ये है स्टैटिस्टिक है कि ए की इतनी इनकम है, बी की इतनी है। स्टैटिस्टिक है, लेकिन हम इस स्टैटिस्टिक को मैं अगर कहूँगा कि ये कौन सी सेंस में स्टैटिस्टिक है,
तो तुम कहोगे प्लूरल सेंस में, क्योंकि तुमने बस अभी डाटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ओनली कलेक्ट किया हमने इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं किया अभी, तो हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिक अभी प्लूरल सेंस में है। इसी जो इनकम को मैंने कलेक्ट किया, इसी में अगर मैं कुछ फॉर्मूले लगा के कुछ सिंगल नंबर निकालूंगा, जैसे मीन निकाल लिया मैंने कि एवरेज एवरेज इनकम कितनी है तुम्हारे इस एरिया की, एवरेज इनकम कितनी है तुम्हारे एरिया की, एवरेज इनकम कुछ भी है ये एवरेज इनकम। तो वो जो एवरेज मैंने निकाली, जो मेथड इस पे लगाया, मेथड निकाल के जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, उसे कहूंगा स्टैटिस्टिक सिंगुलर सेंस। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि भाई जो भी हम इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बस कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे और अलावा कुछ नहीं कर रहे, बस ए की इतनी इनकम है, बी की इतनी है, सी की इतनी, डी की इतनी, बस मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। इस चीज़ को हम कलेक्शन ऑफ डाटा को हम कहेंगे स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। अगर इसी जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में कोई भी मैं मेथड लगा के कोई इंफॉर्मेशन कोई कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने एवरेज इनकम निकाली, ये तो तुम्हारे एरिया की एवरेज इनकम निकाली, और एवरेज इनकम जो निकल रही है ना, वो 50,000 निकल रही है, ₹50,000 पर मंथ। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा कि भाई इस एरिया के जो लोग हैं वो एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, क्योंकि इनकी एवरेज इनकम क्या है, 50,000 पर मंथ। तो इसी डाटा से जब मैंने कोई मेथड लगा के एवरेज लगा, मेथड लगाया ना, एवरेज लगाया, मेथड लगा के कोई इंफॉर्मेशन निकाली, कंक्लूजन निकाला, उसी को क्या कह दूंगा, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। क्लियर है? तो प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है, ओनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ओनली इंफॉर्मेशन। और सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होगा, उसी इंफॉर्मेशन में जब हमने क्या किया, स्टैटिस्टिकल मेथड लगाए। तो मैं बस कह रहा हूँ सिंगुलर सेंस का मतलब, सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड। और वो स्टैटिस्टिकल मेथड कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। अभी बस इतना याद रखो, अगर तुमसे मैं पूछ लूँ कि मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बताओ ये चीज़ जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, ये स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस है कि सिंगुलर सेंस है, तो तुम क्या कहोगे, भाई ये स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर सेंस है, प्लूरल सेंस है। और मैंने कहा कि ये जो इनकम दे रखी है ना, इनकम का डाटा दे रखा तुमने मुझे, 20 जो लोगों की इनकम दी है, इन 20 लोगों की इनकम की एवरेज निकाल दो। तो जो तुम एवरेज निकालने जा रहे हो, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगा रहे हो ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो सिंगुलर सेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझो, एक एग्जांपल से और समझो। मैंने कहा भाई एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ABCDE। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आप जाओ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ कि इस क्लास में हर बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, इसके 50 हैं, इसके 30 हैं, इसके 20 हैं, ठीक है, इसके 60 हैं और इसके 40 हैं। तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसको मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक एज प्लूरल सेंस। ठीक है, अब मैं इस क्लास में जानना चाहता हूँ, इस क्लास में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्लास एवरेज है, कैसी है, क्या है। तो मैं इस क्लास की मीन निकालूंगा, मीन निकालूंगा या एवरेज निकालूंगा इस क्लास का। मीन कैसे निकालते हैं, सबका टोटल कर दूंगा, 20 + 60 + 40। अब मैं ये जो डाटा पे, ये जो डाटा था ना, इस डाटा पे कोई मेथड लगा रहा हूँ, मीन मीन वाला मेथड लगा रहा हूँ, मीन लगा रहा हूँ, मीन का फॉर्मूला लगा के मीन निकाल रहा हूँ। 5 से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 5। तो आंसर जो आया हमारा 200 / 5, 40। एवरेज मार्क्स यहाँ पे कितने, 40। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्लास जो है इतनी होशियार नहीं है, क्योंकि इस क्लास के एवरेज मार्क्स 50% भी नहीं आ रहे। बात समझ आ रही है? इसके एवरेज मार्क्स कितने, इस क्लास के एवरेज मार्क्स 40। एवरेज मार्क्स का मतलब तो समझते हो,
एवरेज जब निकलती है तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि हर बच्चा एटलीस्ट 40 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितने 40, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्लास अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा होशियार नहीं है। तो ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला, तो कोई मेथड ही तो लगाया। कौन सा मेथड लगाया? मीन वाला मेथड लगाया। तो मैंने अब ये जो एवरेज मार्क्स का जो निकाला है कि भाई कंक्लूजन निकाला है, ये क्लास इतनी होशियार नहीं है, ये जो आंसर मैंने निकाला है ये स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर सेंस है। ये क्या है? सिंगुलर सेंस। और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने जो कलेक्ट की थी, ओनली कलेक्ट की थी, इसको कहेंगे स्टैटिस्टिक एज प्लूरल सेंस। क्लियर है? चलो जी, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे और डिटेल में, हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस। अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस। ठीक है, और बड़े ध्यान से समझना ये सारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स कह लो, ये फीचर्स भी हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर aggregate of facts. Statistics are aggregate of facts. Statistics are aggregate of fact. फैक्ट का मतलब होता है कोई भी बात है ना, जिसका कोई तथ्य हो। ठीक है, फिलहाल स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अगर मैं कहूँ कि ₹2000 इज पॉकेट मनी ऑफ सुरेश, ₹2000 इज पॉकेट मनी ऑफ सुरेश, तो क्या ये स्टैटिस्टिक है? बेटा ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये स्टैटिस्टिक नहीं है। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक। कोई इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक बिकॉज इट इज ओनली वन फैक्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है ना, वो एक ही फैक्ट दे रखा है, तो हम उसको स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। इसकी जगह अगर ये लिखा होता, जब अगर एक दो फैक्ट और मैं ऐड कर दूं, एक फैक्ट तो ये, अगर मैं लिखूं ₹800 इज पॉकेट मनी ऑफ करण, फिर मैं लिखूं रुपीज 500 इज पॉकेट मनी ऑफ राज। अब जब मैंने 2-3 इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी, अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी सुरेश की है, फिर उससे ज़्यादा करण की है, फिर सबसे कम राज की है। जब हमने ये 2 फैक्ट ऐड किए, तो वो जो फैक्ट ऐड करने पे अब जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है उसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। ठीक है, नाउ इट इज स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का अगर मैं मतलब बताऊं तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो कहने का मतलब टोटल ऑफ फैक्ट्स। टोटल ऑफ फैक्ट का मतलब कि कुछ फैक्ट हो, कुछ और फैक्ट, वन फैक्ट होगा तो उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। अगर कुछ और बातें भी होंगी तब हम स्टैटिस्टिक कहेंगे उसको। अगर ये कल्ली स्टेटमेंट दे रखी थी तो इसको स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे, लेकिन इसके साथ 2-3 स्टेटमेंट और मैंने ऐड कर दी और हम कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि भाई पॉकेट मनी सुरेश की ज़्यादा है, उसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जब 2-3 बातें ऐड करने से हम कंक्लूजन वगैरह निकाल पा रहे हैं, कुछ निर्णय निकाल पा रहे हैं, कुछ चीज़ें निकाल पा रहे हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। ठीक है, हाँ जी। सेकंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? स्टैटिस्टिक्स फीचर्स आर affected to a
मार्क्ड एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है इसका, देखो अभी वो कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक होता है ना, वो इफेक्ट होता है बड़े सारे कॉजेस की वजह से। एग्जांपल देखो, जैसे जैसे अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं बात करूं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में बिल आया मान लो 5000, 4000, 3000, 2000। इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहे हो तो आप, मार्च में सबसे ज़्यादा कम, अप्रैल में फिर बढ़ गया, फिर मई में बढ़ गया, जून में फिर बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ रहा होगा? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या? कुछ भी कारण हो सकता है। अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसको बढ़ने के। क्या क्या कारण हो सकते हैं? भाई वेदर चेंज हो गया, भाई समर आने लगे हैं ना, गर्मी आने लगी है, जून तक गर्मी आ गई अच्छी खासी। क्या पता जो रेट है, उसके जो रेट है, यूनिट के जो रेट है वो चेंजेस हो गए हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि जो भी नंबर्स आपके पास होते हैं, वो जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें उनमें चेंजेस आने की वजह बहुत सारी हो सकती है। क्लियर है? तो हमेशा जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो वेरियस फैक्टर से अफेक्ट होगा, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे होंगे जो अफेक्ट करेंगे। तो लिखा, इसीलिए लिखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होगा, उसको इफेक्ट करने वाले नंबर ऑफ कारण होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स आर स्टैटिस्टिक्स आर ये स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली expressed statistics are numerically expressed। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा नंबर में ही मेजर कर पाएंगे, नंबर्स में ही दिखाई देंगे हमें, कभी भी विदाउट नंबर नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है? लेकिन याद रखना, मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर में दिखाई देगा, पर हर नंबर जो है वो स्टैटिस्टिक नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल दे रखी थी ऑलरेडी पहले कि 1, 3, 5 ये लिखा हुआ है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है अगर कुछ शो नहीं कर रहा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर एनुमरेटेड, और ये एनुमरेटेड इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड, और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, क्या है ये? उन्होंने लिखा है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, जो डाटा होता है वो कई बार एनुमरेटेड होता है और कई बार एस्टिमेटेड होता है। एनुमरेटेड का मतलब क्या होता है? एनुमरेटेड का मतलब होता है जो 100% हमने डाटा कलेक्ट किया है, 100% डाटा कलेक्ट किया है। 100% डाटा कलेक्ट का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें कहा कि भाई 9th क्लास के बच्चों के मार्क्स बताओ। मुझे पता करना है कि 9th क्लास के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 9th क्लास के बच्चों के मार्क्स कितने हैं। तो मैंने क्या करा, एक एक बच्चे को बुलाया, ए को बुलाया, बी को बुलाया, सी को बुलाया, डी को बुलाया, हर बच्चे को बुला के उसके मार्क्स पूछे। तो मैंने यहाँ पे 100% डाटा कलेक्ट किया है। उस डाटा को मैं कहूँगा एनुमरेटेड डाटा। बात समझ आ रही है?
क्लियर है? इसको मैं कह दूं 100% डाटा कलेक्ट को कह दूं कि एक्चुअल काउंटिंग की है मैंने, एक्चुअल काउंटिंग की है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक, एक तो स्टैटिस्टिक कैसा हो सकता है, एनुमरेटेड डाटा हो सकता है, मीन्स तुमने 100% कलेक्शन की है, एक एक को बुला बुला के पूछा है कि भाई तेरे कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे। क्लियर है? एक्चुअल काउंटिंग की है। लेकिन कई बार हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब अंदाज़ा लगाते हैं ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से। जैसे हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे ये पता करना है कि बच्चे होशियार कौन है, तो मैंने क्या करा, मैंने 5-6 क्वेश्चन पूछे और जिधर से ज़्यादा जवाब आ रहे थे, जिन बच्चों के ज़्यादा जवाब आए, मैंने उनको ही मान लिया कि ये होशियार है, मैंने एस्टिमेट लगा लिया एक। बात समझ आई? बात क्लियर है? जब एरिया हमारा लार्ज होता है तो हम एस्टिमेशन करते हैं, और एस्टिमेशन किसके बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो भी डाटा होता है। क्लियर है? तो एनुमरेटेड डाटा क्या होता है, जब हम 100% एक्यूरेसी से कलेक्ट करते हैं, मतलब 100% इन्वॉल्वमेंट है हमारी, 100% हमने काउंटिंग की है, तो उसे हम एनुमरेटेड कह देंगे। और एस्टिमेटेड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक दोनों हो सकते हैं, चाहे वो एनुमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। ठीक है? जैसे वेदर फोरकास्टिंग वाले हैं ना, वो एस्टिमेट ही तो लगाते हैं कि भाई इतनी बारिश होने वाली है, ये है। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स आर collected in systematic manner, systematic manner। तो स्टैटिस्टिक्स जो हमें कलेक्ट करना चाहिए वो सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, मैंने कहा कि इस एरिया के इनकम का डाटा लेके आओ, तो तुमने क्या करा, कभी यहाँ जो घर बना हुआ है इस घर की इंफॉर्मेशन लिया है, कभी इस घर के लिए आए, कभी इस घर के लिए आए, कभी इस घर के लिए आए, ठीक है, कभी इस घर के लिए आए, कभी इस घर की इंफॉर्मेशन ले आए। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं है। तुम्हें इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी चाहिए थी वो पता है कैसे कलेक्ट करनी चाहिए थी, पहले इस घर की ले ली इंफॉर्मेशन, फिर इसके आसपास जो घर है ये, इसके आसपास जो घर है ये, इसके आसपास जो घर है ये। ठीक है, एक सिस्टमेटिक कलेक्ट करते चले जाते हैं इंफॉर्मेशन। बात में यार, ऐसे ऐसे करते करते एंड में इस कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी जो घर है वो एक तो तुमसे मिस नहीं होता, स्किप नहीं होता। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स जो हमें कलेक्ट करना चाहिए, डाटा जो कलेक्ट करना चाहिए, वो एक सिस्टमेटिक मैनर से, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब एक बेटर वे में कलेक्ट करना चाहिए, ताकि कुछ भी चीज़ हमारे पास से स्किप ना हो और ठीक तरीके से हम फॉर्मूले लगा पाए। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स आर collected for predetermined purpose, for predetermined purpose। statistics are collected for predetermined purpose। वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट होगा ना, वो पहले से ही तुम्हें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि तुम जो कलेक्ट करने जा रहे हो डाटा, वो किस लिए कलेक्ट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता करना है इस एरिया में लोग किस तरीके के रहते हैं, एवरेज वाले रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, या हाई क्लास वाले लोग रहते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए तुम्हें चाहिए इनकम का डाटा। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भाई तुम इस एरिया में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करना चाहते हो कि लोगों का स्टेटस क्या है, इनकम क्या है, तो तुम्हें इनकम का डाटा चाहिए। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट था, इसलिए तुम्हें तुम्हें पता है कि कौन सा डाटा चाहिए, तुम इनकम का डाटा कलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर किसी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैंने कलेक्ट किस पर्पज़ के लिए करना है, वो घर घर जा रहा है और कह रहा है कि किसी घर में तो पूछ रहा है तुम्हारे घर में कितने मेंबर है,
और किसी घर में पूछ रहा है कि तुम्हारे में घर में कितने पेट हैं, किसी घर में जा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे घर में कौन कौन अर्निंग पर्सन है। मतलब किसी घर से कोई इन्फॉर्मेशन ली जा रहा है, किसी घर से कोई इन्फॉर्मेशन ली जा रहा है, क्योंकि उसका कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, पर्पज़ ही नहीं पता उसे कि मैंने जो डाटा कलेक्ट करना है वो किस पर्पज़ के लिए करना है। बात समझ आई? तो हमेशा याद रखना कि स्टैटिस्टिक्स जो हम कलेक्ट करेंगे वो प्री डिटरमाइंड पर्पज़ के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। कोई पहले से ही हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे, उसके लिए हम डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, इन रिलेशन टू ईच अदर। इसके ब्रैकेट में लिख लो होमोजीनियस डाटा, होमोजीनियस डाटा। देखो होमोजीनियस क्या होता है, जिसका नेचर सेम होता है, साइज सेम होता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जिनका नेचर, साइज से शेप, वेट मतलब इक्वल जैसा होता है, क्लियर है, उसे हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस इंफॉर्मेशन कह देते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास इनकम की है, ठीक है, फिर किसी के मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो किसी इनकम या अब किसी ए पर्सन है, ए पर्सन की इनकम की इंफॉर्मेशन है, फिर मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, फिर उसकी हाइट की इंफॉर्मेशन है, तो ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इनकम, मार्क्स, हाइट कुछ मैच नहीं हो रहा, तो ये हम कह देंगे हेट्रोजीनियस डाटा है। कैसा डाटा है, हेट्रोजीनियस डाटा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत सारे पर्सन है, ABCDEF, और मैंने सबकी इनकम का ही डाटा लिया, ओनली इनकम का, तो ये कह दूंगा होमोजीनियस डाटा है, क्योंकि ये सेम नेचर का ना। तो जो सेम नेचर का डाटा होता है उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और जो हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो अलग अलग नेचर होता है डाटा का। ए पर्सन की मैंने इनकम का डाटा ले लिया, बी पर्सन की वेट का, सी पर्सन की हाइट का, क्लियर है। तो ये जो डाटा होगा वो होगा हेट्रोजीनियस। लेकिन मैंने ABCD बहुत सारे बंदे और उनकी इनकम का डाटा लिया है, तो उसे कहेंगे होमोजीनियस डाटा। तो वो यही कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे की जगह हम रख सकें और कुछ कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है किसमें, कंपैरिजन में, कंपैरिजन में मेन चीज़ यही है, ठीक है। ऐसा डाटा जिसको हम एक दूसरे के रिलेशन में लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स हो गया, मार्क्स मैंने लिखे हैं A के, B के, C के, D के। A के इतने मार्क्स हैं, B के इतने, C के इतने, D के इतने, तो इन मार्क्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस मैंने पहले ही बता दिया, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस क्या होता है। ये किससे डील करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड से, स्टैटिस्टिकल मेथड से, ठीक है। जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड लगा देते हैं इसमें, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है, उसी को हम सिंगुलर सेंस कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। जब व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्टेड, जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्टेड हो जाता ना, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट हम कर लेते हैं, तब यहाँ पे नीड अराइज होती है। किस चीज़ की नीड अराइज होती है, कि भाई उस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि कम कम जगह लेके वो प्रेजेंट हो जाए। ऑर्गेनाइज कैसे करें उस डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा जब है, प्रेजेंट कैसे करें उसे किसी के सामने, ठीक है, उसे एनालाइज कैसे करें, एंड इंटरप्रेट कैसे करें, इंटरप्रेट, ठीक है। तो जब हमें
लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल दे रखा है मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए 55, कुछ ऐसे 55, 60, 90, ठीक है, ऐसे 1000 ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 1000 स्टूडेंट्स के हम कुछ निकाले, इंफॉर्मेशन निकालनी। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना होगा, इतने लार्ज डाटा को हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा और इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब 1000 स्टूडेंट है, कुछ क्लास 10th के होंगे, कुछ 9th के होंगे, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना। अब देखो जैसे ग्राफ के थ्रू मैं दिखा दूंगा कि 10th के बच्चों का ग्राफ ये है, 9th के बच्चों का ग्राफ ये है, ठीक है, 9th के बच्चों का ग्राफ ये है, फिर मैं 8th के बच्चों का ग्राफ ये दिखा दूंगा। तो इससे पता लग रहा है कि जो 9th के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 10th के बच्चे उससे कम, 8th के बच्चे उसके बराबर। तो ये क्या हो रहा है, मैंने उस इतने बड़े डाटा को इतनी इजी वे में प्रेजेंट कर दिया ना। वो किसकी वजह से स्टैटिस्टिकल मेथड की वजह से प्रेजेंट कर पाया मैं। बात में आ रही है। तो वही जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया इतना सारा, इसको हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना है। और वो किससे करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूं कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड डील्स विद दीज स्टेजेस, कुछ स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस हमें याद रखनी है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, देखो। स्टेज 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेज 2, और ये ऐसे ही लाइन में ही याद रखनी है तुमने। स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 1 क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स किस पे होता है, ऑन ऑब्जेक्टिविटी। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे डाटा कलेक्ट करने का, उस पर डिपेंड होता है डाटा कलेक्शन। फिर सेकंड स्टेज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उस डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उस डाटा को हम क्या कर देंगे सेकंड स्टेज में, ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो इंक्लूड होता है वो एडिटिंग, डाटा को एडिट कर देंगे। मतलब जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम साइड कर देंगे। ठीक है, एडिटिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, 9th के बच्चों का डाटा अलग कर देंगे, 10th का अलग कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे डाटा को। क्लियर है। और वो किसकी मदद से करेंगे हम, किसकी हेल्प से, ये जरूरी है, ये याद रखना, किसकी वजह से करेंगे हम। ये हम कर देंगे टैलीबार्स की हेल्प से, टैलीबार्स की हेल्प से, और एरे ऑफ डाटा की हेल्प से। एरे ऑफ डाटा, ये याद कर लेना, ये दो चीज़, टैलीबार्स और एरे ऑफ डाटा। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, वैसे फिलहाल टैलीबार और एरे ऑफ डाटा की हेल्प से हम क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कर देंगे। टैलीबार याद है, वो ऐसे करते थे 1 2 3 4 5 ऐसे, उसी को कहते हैं। फिलहाल आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल नेक्स्ट स्टेज देखो, स्टेज थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या आएगा, टैबुलर डाटा, डायग्राम्स, टैबुलर डाटा, डायग्राम्स आएंगे। ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ये सब आ जाएगा। हमें टेबल की तरह, टेबल से हमें फॉर्म दिखाना पड़ेगा डाटा को, डायग्राम से हमें दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर हम डाटा को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और वो एनालिसिस कहाँ से करेंगे भाई, मीन से करेंगे, मीडियन से करेंगे, ठीक है, कोरिलेशन से करेंगे, कोरिलेशन की हेल्प से, रिग्रेशन की हेल्प से, ठीक है ना, डिस्पर्शन की हेल्प से, डिस्पर्शन की हेल्प से।
क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे उस डाटा को, रिजल्ट निकालेंगे कोई। अभी मैंने एनालिसिस निकाला था ना, एवरेज ऑफ मार्क्स निकाले थे 40 मार्क्स, उससे मैंने निकाला था कंक्लूजन कि भाई वो क्लास होशियार है कि नालायक है। फिर लास्ट में इंटरप्रेट कर देंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और इंटरप्रेट किस मतलब क्या है, ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। क्या निकालेंगे हम, कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखना, इसको हमने लाइन वाइज ही याद करना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। और इसको याद करने का तरीका क्या है, को पाई, ऐसे याद कर लेना, को पाई, को पाई। सी का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, पी का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ए का मतलब एनालिसिस ऑफ डाटा, और आई का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ये याद करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट फंक्शंस जो हैं हम वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यू कर लेते हैं, जो आज हमने पढ़ा है इसके एमसीक्यू हम कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन डैश वेज। स्टैटिस्टिक को कितने वेज में डिफाइन किया गया, याद है, एक तो प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस, है ना। तो दो सेंस में इसको डिफाइन किया गया, तो इसका आंसर होगा 2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड स्टेटस, विच मीन्स, क्या मीनिंग था स्टैटिस्टिक, जो वर्ड ड्राइव्ड हुआ था वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ था, और उसका मीनिंग क्या था, डाटा, पॉलिटिकल स्टेट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब देखो तीनों ही वर्ड यूज हुए कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन हमें तो पता है इसका मतलब, मैंने क्या बताया था, पॉलिटिकल स्टेट, और मैंने बताई थी एग्जांपल कि किंग वगैरह यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक वर्ड अपनी लैंड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो पॉलिटिकल याद रखना, किंग से रिलेटेड याद रखना पॉलिटिकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैटिस्टिक, इसमें से कौन सी बात स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग ट्रू है। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, अभी तो पढ़ा हमने, स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट करेंगे हम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे, ये चीज़ तो ट्रू है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हाँ स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो अब देखो तीसरी बात पढ़ने की जरूरत भी नहीं हमें, क्योंकि दो बातें अगर सही है तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होगा। चलो तीसरी बात भी पढ़ लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, हाँ एक सिंगल फैक्ट तो स्टैटिस्टिक नहीं होता, टोटल ऑफ सम फैक्ट, जब टोटल होता है कुछ फैक्ट्स का। मैंने कहा था कि 1000 पॉकेट मनी ऑफ सुरेश, वो स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन हमने 3-4 बातें और ऐड कर दी, तब हम कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे थे, कुछ बातें निकाल पा रहे थे, तो तब स्टैटिस्टिक, तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा इसका, कि सारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है देखो, एन इंडिविजुअल नंबर इज स्टैटिस्टिक, एन इंडिविजुअल नंबर इज नॉट स्टैटिस्टिक, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या पार्शली ट्रू है या क्या है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू, कि एक जो सिंगल नंबर है, इंडिविजुअल नंबर है 1, कोई स्टैटिस्टिक नहीं है ये। अगर 2, 3, 4 लिखा हुआ है, कोई स्टैटिस्टिक नहीं है ये। क्लियर है, तो इंडिविजुअल नंबर्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक नहीं होते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, क्योंकि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक हमने नहीं पढ़े, तो फंक्शन अभी नहीं पढ़े, तो हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एनी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, कह रहे हैं कि कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है विदाउट डेफिनेट, कोई बिना ऑब्जेक्टिव के, इज नोन एज नंबर, क्या उसे हम नंबर कहेंगे, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, तो उसे हम नंबर कहेंगे, बस वो एक नंबर होगा। हाँ ट्रू, वो स्टैटिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है भाई। अगर कोई भी डाटा हमने कलेक्ट किया विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, तो वो स्टैटिस्टिक तो है नहीं, बस वो नंबर ही है हमारे लिए एक। हाँ तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। आगे देखो, स्टैटिस्टिक इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिक लॉज, बिजनेस, भाई तीनों में यूज होता है।
जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो देखती है ना, अगर उन्होंने गरीबों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो वो देखती है कि हमारी कंट्री में कितने गरीब हैं। बिजनेसमैन ने कोई पॉलिसी बनानी है तो उसने ये देखना है कि कहाँ कितने पैसे लगने हैं, इसके लिए पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ऑल ऑफ दी अबव, भाई तीनों ही जगह ये यूज होता है। आगे लिखा है स्टैटिस्टिक डील्स विद डैश डाटा। मुझे बताओ स्टैटिस्टिक कौन से डाटा से डील करता है? क्या होमोजीनियस से? होमोजीनियस का मतलब मैंने कहा था कि जो सेम नेचर के होते हैं। हेट्रोजीनियस जो अलग अलग नेचर के होते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो होमोजीनियस मैंने कहा था ना कि ऐसा डाटा जो कंपेरेबल हो, कंपेयर कर पाए हम। लास्ट जो हमने प्लूरल सेंस में पढ़ा था वो होमोजीनियस। आगे क्या, हेट्रोजीनियस डाटा इज स्टैटिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। भाई हेट्रोजीनियस तो एक दूसरे की जगह पे रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग नेचर की इंफॉर्मेशन। किसी की इंफॉर्मेशन इनकम की है, किसी की वेट की है, किसी की हाइट की है, तो इनको एक दूसरे के प्लेस में रखा जा सकता है क्या? नहीं। वो तो होमोजीनियस डाटा को रखा जा सकता है जिसका नेचर सेम होता है। तो ये तो फॉल्स होगी भाई, ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। आगे लिखा है एक क्वांटिटेटिव फैक्ट इज नॉट स्टैटिस्टिक अनलेस इट इज कंपेरेबल। हाँ, एक क्वांटिटेटिव फैक्ट, किसी भी क्वांटिटेटिव फैक्ट को हम कम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते जब तक, अनलेस मतलब जब तक वो कंपेयर ना की जाए। जब तक किसी डाटा को हम फैक्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने कहा था कि 1000 पॉकेट मनी ऑफ सुरेश, तो हम इसको स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे जब तक दो और बातें ना लिखी हो, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ए जो स्टेटमेंट ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा? बताओ एनालिसिस ऑफ डाटा में मैंने क्या कहा था भाई, मीन यूज होता है, होता है। ये देखो एनालिसिस ऑफ डाटा में अभी बताया ना मैंने, मीन, रिग्रेशन, कोरिलेशन। ये देखो एनालिसिस ऑफ डाटा में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, मीन होता है, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भाई वही कि कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा? तो तीनों ही यूज होते हैं, तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट वन इज चूज द करेक्ट पेयर, कलेक्शन ऑफ डाटा फर्स्ट मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। हाँ, जो मैंने बताया था ना कोपाई, वो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। इंक्वायरी मतलब कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, हाँ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज कह लो या फर्स्ट मेथड कह लो, ये पेयर ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड डू नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फिनोमिना, और लास्ट है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। भाई सही बात है, ये भी पॉइंट सही है कि स्टैटिस्टिकल का जो रिजल्ट होता है ना, वो इफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, जैसे उस बिल में चेंजेस आने की वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो रिजल्ट आया, और रिजल्ट के पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, और ये पेयर भी सही है। तो इसका मतलब ये पेयर भी सही होगा। लिखा क्या है वैसे, स्टैटिस्टिकल मेथड डू नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फिनोमिना। बेटा स्टैटिस्टिक हम जब भी बात करते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक में हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, मतलब ऐसा डाटा जिसको हम नंबर में कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिकल मेथड से। पहली बात, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, दोबारा सुन लो। क्वालिटेटिव डाटा, दो तरीके के डाटा होते हैं। डाटा जो होता है वो दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांट लिख रहा हूँ मैं, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसको हम नंबर में मेजर कर पाते हैं 1 2 3 में, और क्वालिटेटिव डाटा जिसको नंबर में मेजर नहीं कर पाते, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को तुम नंबर में नहीं मेजर कर पाओगे, है ना, ऑनेस्टी वगैरह को, पंचुअलिटी, ऐसी क्वालिटीज़ को तुम नंबर में मेजर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम नंबर, जब नंबर में ही कुछ मेजर नहीं कर पा रहे, तो क्या स्टैटिस्टिकल मेथड लगा पाओगे? नहीं। तो वही लिखा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड डू नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फिनोमिना। हाँ, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो क्वालिटेटिव डाटा को, फिनोमिना को स्टडी नहीं करते। तो कौन सा पेयर सही है, ऑल ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट। हाँ भाई, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सारे ही पेयर्स जो हैं वो हमारे सही हैं। क्लियर है? तो ऐसे हमारी जर्नी चलेगी, पूरा सिलेबस हम करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। आप ध्यान से
करना। ये सारे न्यूमेरिकल, सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगी। विद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे। क्लियर है, टॉपिक वाइज। फिर टॉपिक वाइज के बाद आपको फुल जो है वो सैम्पल पेपर भी दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और डाउनलोड करनी होगी आपको कॉमर्स गुरु ऐप। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके, ये देखो, प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है कॉमर्स गुरुजी। और कॉमर्स गुरुजी टाइप करते ही ये जो थर्ड ऐप है 34 MB की कॉमर्स गुरुजी, ये आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये ओपन कर लेनी है। एंड ओपन करने के बाद आप लॉगिन वगैरह कर लोगे अपने मोबाइल नंबर से या व्हाट्सएप वाले नंबर से। लॉगिन होने के बाद कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाके आपने जो अपना कोर्स है पंजाब लेक्चरर कॉमर्स, उस पर क्लिक करके बाय कर लेना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक। और ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा पे। ठीक है, कल हम फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक भी कंप्लीट कर देंगे। ओके बाय।